हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में बाल विकास सीरीज का ये 17वां वीडियो और हम PYQ सीरीज कर रहे हैं, अर्थात आयोग द्वारा पूछे गए पुराने प्रश्न पत्रों को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये इसकी डेट मेंशन है कि कब का पेपर है। आज का वीडियो का पहला प्रश्न है कि समाजीकरण का प्रथम सोपान क्या है। तो पहला जो चरण होता है समाजीकरण का, वह आपके परिवार से ही स्टार्ट होता है। तो ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बालकों की शिक्षा में अभिभावकों को शामिल करने से क्या होगा। तो बच्चों की शिक्षा में जो है अभिभावकों का शामिल होना बहुत जरूरी है। PTM भी होती है और जो विद्यालय प्लान बनता है, बहुत सारी चीजों में यदि अभिभावक साथ शामिल होते हैं तो विद्यालय की जो योजनाएं हैं बहुत अच्छे से चलती हैं। इसका जो सही उत्तर है कि विद्यालय का जो प्रभावी विद्यालय सुधार योजना है, उसका महत्वपूर्ण तत्व बनने में अभिभावकों को शामिल करना चाहिए। पठन सामग्री तो इससे नहीं सुधरेगी कि अभिभावक शामिल हो जाएंगे तो पठन सामग्री सुधर जाएगी या टीचिंग क्वालिटी जो है कमी हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि ये टीचर का काम है, ये अभिभावक का काम नहीं है। आगे हम देखते हैं प्रशासक और शिक्षक के बीच संवादहीनता को दूर करना। तो ये जो है इसमें अभिभावक की भूमिका नहीं है, इसलिए ये भी इसका गलत उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं सजातीय व्यक्तिगत भिन्नता। मतलब सजाति मतलब एक जैसे लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, आपको सब पता है। चाहे बुद्धि के मामले में हो, चाहे इमोशंस के मामले में हो, चाहे शारीरिक स्तर पर हो, बोलने के स्तर पर हो, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंस है। कौन सा मदद नहीं करता। तो जो मूल्य प्रणाली है, हर एक के मूल्य अलग हैं। मौखिक गैर मौखिक संचार लोग अलग अलग तरह से करते हैं। बुद्धि के स्तर पर लोग विभिन्न प्रकार के होते हैं। और अधिगम, ये अधिगम ही है। अधिगम की जो प्रक्रिया है में अंतर हर एक व्यक्ति में पाया जाता है। तो इसमें से जो चारों उत्तर हैं, इसके उत्तर नहीं है। इसका होना चाहिए कि नन ऑफ द अबव। आयोग ने इसका उत्तर बुद्धि माना है, जो कि एक गलत उत्तर है, आयोग द्वारा दिया गया है। तो व्यक्तिगत भिन्नता समझने में ये चारों हेल्प करते हैं। और कौन हेल्प नहीं करता, इनमें से कोई नहीं, यानी ये चारों करते हैं। आगे अगला प्रश्न है कि हमें मैचिंग करनी है कि जो विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे जो है खिलौनों से खेलते हैं, इसके लिए सही उत्तर क्या है। तो पहला है, जैसे बच्चों के लिए है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें जो आपकी समझना होगा। जैसे नौ कॉमन बच्चों के लिए, बच्चे तो सभी हो जाएंगे, तो बच्चों के लिए जो है कि जैसे गेंद या इससे बने हुए खिलौने खेलना बहुत पसंद करते हैं। और बात करें शुरुआती से कि 1 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि नरम खिलौने जो सॉफ्ट रहते हैं, आपने देखा होगा ना, टेडी बियर, ये सारी चीजें जो है ये 1 वर्ष के बच्चे जो है बहुत ज्यादा खेलते हैं। जैसे 2 वर्ष के बच्चे जो होते हैं, वो जो है फिर पुस्तकें, छोटे ये चीजें जो है खेलने लगते हैं। इसका कुल मिला के उत्तर जो है आपका बी नंबर का सही है। अब आप इसके अनुसार जो है मैचिंग देख सकते हैं कि कौन किस आयु वर्ग के लिए खिलौने जो है आपके उपयुक्त हैं। आगे बढ़ते हैं। बच्चा जो है काले काले बालों वाली जो है बिल्ली, काली बिल्लियों से डरता है बच्चा जो है, जल्दी वह किसी भी काले बालों वाली वस्तु से डरने लगता है। यह इसकी नई प्रतिक्रिया क्या है। इसको हम क्या बोलते हैं, सहज पुनः प्राप्ति है, नकारात्मक, प्रोत्साहन सामान्यीकरण या ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का ही ये अनुबंधन का सिद्धांत एक प्रकार का है। इसका मतलब यही होता है कि व्यवहार को वह दोहराता है यदि जो है किसकी इस उपस्थिति में अनुक्रिया, या उसको एक और उत्तेजना भी कहते हैं कि उत्तेजना इसके बाद परिवर्तन भी कर देते हैं तो भी वो जो है व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है। तो सेम जो है ये इसका उदाहरण है। वही बात करें प्रोत्साहन सामान्यीकरण का, तो प्रोत्साहन जो सामान्यीकरण है, इसका ये है कि कोई बच्चा अच्छा व्यवहार करता है तो उसको प्रोत्साहन मिलता है, तो ये उसका उदाहरण है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है कि मोटर नियंत्रण, यानी हमारे जो मांसपेशियों में नियंत्रण है, वो उम्र के अनुसार जो है लगाना है। तो चूंकि इसमें हालांकि उत्तर मैंने पहले से दे रखा है इसमें, तो इसका सही उत्तर ये है कि सबसे पहले इस तरीका क्या होता है कि सबसे अधिक उम्र के लेते हैं हम महीने, जैसे 18 से 24 महीने इसमें सबसे ज्यादा है। और इसमें सबसे अधिक कुशलता क्या है, तो खेल के दौरान जो है सहयोग करने और अत्यधिक साझा करने के जो संकेत हैं। और इसी में जो अगला है, ये एक और स्टेप अधिक हो जाता है कि अन्य बच्चों के साथ खेलने में दिलचस्पी दिखाता है बच्चा,
और सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए खेल सामग्री। तो ये किस में कहलाएगा? 18 से 24, यानी कोई बच्चा 1.5 साल से 2 साल का बच्चा है तब वो अपने जो है दोस्तों में जो है अपने साथ के बच्चों में वो दिलचस्पी दिखाने लगता है। पांचवें का जो बी आंसर है, तो आपका जो बी नंबर का सही हो जाएगा। और इसी के अनुसार जो है आप अन्य जो चीजें हैं वो याद कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आगे हम देखते हैं, थ्योरी ऑफ माइंड एक टर्म है, इसको किन क्षमताओं से संबंधित है? तो ये मानसिक अवस्थाओं से संबंधित है। आप समझ सकते हैं कि अपने और अन्य लोगों की मानसिक अवस्था से संबंधित है कौन सी? थ्योरी ऑफ माइंड। ये थोड़ा सा आप लॉजिकल भी आंसर लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, किसी भी भाषा में अर्थ या मीनिंग की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मीनिंग इन अ लैंग्वेज। तो सबसे, हिंदी में बात करें तो सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि होती है, लेकिन इंग्लिश की, इसमें इंग्लिश वर्ड सारे दिए हैं, तो इंग्लिश में क्या होता है कि साउंड भी जिससे बन के मिलके बना होता है उसे फनीम कहते हैं। फनीम। तो फनीम क्या होता है? फनीम बेसिक ऑफ साउंड कहलाता है। क्या? फनीम बेसिक यूनिट ऑफ साउंड। हमारे जब गले से ध्वनि निकलती है वोकल कार्ड से, तो वो जो उसका भी एक बेसिक है वो फनीम कहलाता है। हालांकि प्रश्न जो है एक इंग्लिश ग्रामर का कह सकते हैं, ये जो है बाल विकास में नहीं होना चाहिए था, बट कोई नहीं, अब याद कर लीजिए, क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रचनात्मक कक्षा। देखिए इसमें अलग अलग कक्षाएं लिखी रहती हैं कि लीडरशिप क्लासरूम, कंस्ट्रक्टिविटी, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है। इसका मतलब ये कोई विशेष कक्षा नहीं है, ये सारे गुण जो है हमारी कक्षा में पाए जाते हैं। रचनात्मक कक्षा का ये मतलब है जहाँ कोई नया ज्ञान सिखाया जाता है, तो हर एक कक्षा में सिखाया जाता है, ऐसा थोड़ी है। और नया ज्ञान का क्या मतलब है? उसके पुराने अनुभव से हम नए ज्ञान को जोड़ देंगे, तो वही तो नया ज्ञान है। कुछ नई चीजें अपने पुराने अनुभव से कनेक्ट करेगा तो नया निर्माण कर लेगा बच्चा, क्या? नए ज्ञान का। इस पर आधारित होना चाहिए, प्रामाणिक कार्यों का उपयोग कर नए ज्ञान के निर्माण में शिक्षार्थी का पिछला ज्ञान, इसी पर आधारित होता है क्या? रचनात्मक कक्षा। आगे हम बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शिक्षार्थी द्वारा अर्जित गुण नहीं है? शिक्षार्थी कौन सा खुद अर्जित नहीं करता? सांस्कृतिक दृष्टिकोण, शिक्षा, मैनर्स, ये सब क्या है? बच्चा खुद एक्वायर करता है, लेकिन जो हाइट है वो नेचुरल रूप से बच्चों को मिलती है एनवायरनमेंट के द्वारा। और इसमें उसका भी, तो ये इसका सही उत्तर है कि कद। कद जो है अर्जित गुण नहीं है बच्चे का। आगे देखते हैं, शिक्षक के उद्देश्य जो रहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ टीचर, जो है कौन से हैं? तो अधिगम की योग्यता का विकास करना और उनकी योग्यता को मजबूत करना, तो ये दोनों ही गुण जो शिक्षक के उद्देश्य कहलाते हैं। तो आप जो है लॉजिकल, आप इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है कि ये दोनों इस प्रश्न के करेक्ट आंसर हैं। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा एक जीवित व्यक्ति में स्थायी परिवर्तन है? एक स्थायी परिवर्तन होता है, उसकी आनुवंशिक विरासत से शुरू नहीं होता। तो परिपक्वता एक स्थायी परिवर्तन है। स्थायी का मतलब हमेशा जो परिवर्तन होता रहता है, हमेशा जो चलता है, रुकता नहीं है। परिवर्तन मतलब होते रहना, स्थायी मतलब हमेशा। आनुवांशिक नहीं है बहुत ज्यादा। प्रतिवर्त क्रियाएं मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन, क्रिया की प्रति प्रतिक्रिया। यहाँ पर जो अधिगम है, लर्निंग क्या कहलाती है आपको पता है? जीवन पर्यंत हमारी लर्निंग चलती रहती है। तो यह जो है एक जीवित व्यक्ति का स्थायी परिवर्तन जो है माना जाता है। अधिगम को आप एक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं जो जीवन में परिवर्तन लाती है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो यह जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। आगे हम बढ़ते हैं, कौन सा आरटीई अधिनियम 2009 का प्रतिनिधित्व करता है? आरटीई एक्ट 2009 आपको पता है, इसके तहत जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का, ये जो आपका सी नंबर है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ये जो है इसको शो करता है, इसको रिफ्लेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। आगे हम बढ़ते हैं, कौन सा कारक जो है बच्चे में पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है? तो पर्यावरण से बच्चे का व्यवहार प्रभावित है, सामाजिक जीवन भी है, या शिक्षा भी है। लेकिन बच्चे की आई का जो कलर है ये आपका आनुवांशिक एक कारक है, तो ये पर्यावरण से नहीं मिली है उसको कि ब्लू जो कलर की आई है उसकी आईज है। तो ऑप्शन इसका जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद एक सिंड्रोम हमें पढ़ना है कि क्लेन-फेल्टर सिंड्रोम जो है किसके कारण होता है? जैसे कोई एक्स वाई गुणसूत्र रहता है, एक्स एक्स रहता है, वाई वाई, इसमें अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाते हैं, एक्स गुणसूत्र।
इसका जो सही उत्तर है वह है इसका बी नंबर कि एक्स गुणसूत्र जो है एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। इससे लक्षण क्या होते हैं? असमान, जैसे किसी व्यक्ति बहुत लंबा हो जाना, कद उसका बहुत ऊंचा है, हड्डियां उसकी कमजोर हो गई हैं, बहुत अधिक वो जो है मोटा नहीं होता है, बहुत पतला होता है। ये तो उसकी शारीरिक परिवर्तन है। सीखने के स्तर पर सीखने में उसे कठिनाई आती है, देर से बोलना स्टार्ट कर पाता है बच्चा, वो बोलने में दिक्कत होती है। तो ये परिवर्तन आने लगते हैं क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के द्वारा। आगे हम बढ़ते हैं। कोलबर्ग का जो सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत, उच्च पारंपरिक स्तर, आपको पता होगा पहला है पूर्व पारंपरिक स्तर, दूसरा है पारंपरिक, और तीसरा है उच्च पारंपरिक। इसका शॉर्ट में समझेंगे। पूर्व पारंपरिक मतलब छोटा बच्चा होता है, वो वही मानता है जिसमें जो बड़े पेरेंट्स हमारे आज्ञा देते हैं उसको मानता है कि वो सही है, जिसमें पनिशमेंट हमें मिलती है वो मानता है कि वो चीज गलत है। पारंपरिक मतलब नियमों को जानने लगता है कि हाँ हमें लेफ्ट से चलना है, राइट से चलना है, लेकिन इसमें वो नियमों के पीछे कारण नहीं जान पाता है पारंपरिक स्तर पर। लेकिन जब बच्चा इधर किशोरावस्था में पहुंचता है तो नियम समाज के क्यों बनाए गए हैं उसको जान जाता है, यानी वो नैतिक कार्य करने में सक्षम होता है, अपना खुद का दिमाग लगाने लगता है ना, ये सारी चीजें हैं। तो लोग सामाजिक रूप से नियम मानदंड तो ये तो नहीं होगा, ये आएगा आपका पारंपरिक में। इसका जो सी नंबर सही है कि लोग व्यक्तिगत सामाजिक कानूनी आयोग से परे सोचते हैं, बिल्कुल। ये जो है इस स्तर पर आने पर बालक इसके बारे में सोचने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई रेड लाइट जल रही है, कोई बूढ़ा व्यक्ति का एक्सीडेंट होने वाला है, दौड़कर उसने बचा लिया, ठीक है, बाइक से जाकर, लेकिन उसने सिग्नल तोड़ा तो ये तो नियमों के विरुद्ध है। लेकिन ये उसके लिए सही इसलिए था क्योंकि वो समझ गया कि कानून क्यों बनाए गए हैं। जब ऐसे कानून का क्या मतलब, जब कोई की रक्षा ना हो तो किसी की रक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए कानून भी तोड़ देना, ये उसके लिए नैतिक था। तो ये जो है इससे कानूनों से परे सोचने लगते हैं ये बच्चे, किसमें? उच्च पारंपरिक स्तर पर। तो उच्च पारंपरिक स्तर, आई होप आपको पूरा जो है ये समझ में आ गया होगा। इसके 3 चरण बताए हैं किसने? कोलबर्ग ने, नैतिक सिद्धांत के। आगे हम बढ़ते हैं। कौन बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा की विशेषता नहीं है? पर्सनल एजुकेशन जो बच्चों की है होती है, तो बच्चों के बारे में कौन सा नहीं लिखा है इसमें से? तो शिक्षार्थी की व्यक्तिगत जरूरत वर्तमान प्रबलता से परे पूरा करने के लिए, तो ये तो बच्चों के बारे में लिखा है। छात्रों को एक साथ काम करने पर ध्यान केंद्रित करना, तथ्यात्मक एकीकरण सीधे आगे तौर पर बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुकूलन और संशोधन की रूपरेखा तैयार करें। इसमें जो है बच्चों के बारे में चर्चा की है ए, बी और डी में। तो बच्चों के लिए जो व्यक्तिगत शिक्षा है कौन नहीं कहा गया है? इसमें से जो आपका सी नंबर है, कि जो आपको प्रूफ एकत्रीकरण करना, निपुणता के साथ अधिगम सीधे तौर पर आगे बढ़ता है, तो ये स्पेशली बच्चों की व्यक्तिगत शिक्षा की विशेषता नहीं है। आयोग ने इसी को जो है सही उत्तर माना है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, ठाकुर हैं, क्या मानते हैं, कौन सा सही है? तो उनका बिल्कुल सबसे ज्यादा जो है प्रकृति से जोड़ने पर विचार किया है। उन्होंने जो अपना आश्रम बनाया था वो भी ऐसा एनवायरनमेंट रखा था कि बच्चे जो है प्रकृति की गोद में सीख सके, प्रकृति ही जो है उनके चारों तरफ रहे, प्रकृति के करीब होना चाहिए बच्चों की शिक्षा। तो ये जो है उन्होंने बहुत कहा है। और भी चीजें हैं, उन्होंने एक वैश्विक दृष्टिकोण अपनाया है कि शिक्षा जो है वो संकुचित नहीं रहनी चाहिए, जो विश्व की डिमांड है वैसी शिक्षा रहनी चाहिए। कला और संगीत को भी इन्होंने बोला है। इन्होंने बच्चों के आत्म अनुशासन की भी बात करी है कि आत्म अनुशासन से ही सभी कार्य हो सकते हैं बच्चों के जीवन में। ये ऐसा उन्होंने बोला है, उसका अर्थ यही निकलता है। इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन बी। आगे फिर से क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा कारक शिक्षार्थी को शिक्षा के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा? तो उन्होंने ये चीज बताई है कि कौन सा कारक है जो बच्चों को फ्यूचर में बहुत काम करेगा, तो वो कहलाएगा उसका सेल्फ डिसिप्लिन। इसकी बात बहुत करी है उन्होंने, आत्म अनुशासन की। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे देखते हैं। चार्ल्स स्पियरमैन, आप सब जानते हैं कि बुद्धि का सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत दिया है। एक बताया कि जनरल बुद्धि जो सब में रहती है, और मतलब बेस सब बुद्धियों का बेस है, और स्पेसिफिक यानी उसको क्रिएटिव काम करने में, किसी को मैथ अच्छी आती है, कोई कला में निपुण है, तो किसके कारण होगा? जनरल की स्पेशल, स्पेशल के कारण होगा वो। तो कौन सा कथन सही नहीं है भाई, ये बताना है। तो 2 कारक हैं, एक सामान्य है एक विशिष्ट है, बिल्कुल सही है। जनरल जो है
मानसिक कार्यों को करने की क्षमता है, तो ये भी ठीक उत्तर है लगभग। आगे देखते हैं। किसी कार्य को प्रभावी ढंग से करना, तो वो एस कहलाएगा, स्पेशल, बिल्कुल सही है। किसी को स्पेसिफिक एबिलिटी है किसी काम करने की, तो क्या कहलाएगा, एस फैक्टर। जी कारक परिवर्तनीय है, जबकि वी, वी मतलब यहाँ पर एस से मतलब है स्पेशल अपरिवर्तनीय है, तो ये गलत है भाई। जनरल फैक्टर जो है वो अपरिवर्तनीय है, ये स्थिर रहता है, सभी में पाया जाएगा जनरल। लेकिन जो एस रहेगा वो कैसा रहेगा, परिवर्तनीय रहेगा, मतलब उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, तभी तो लोगों में अलग अलग जो है विशेष बुद्धि पाई जाती है। तो डी नंबर का जो है ये गलत हो जाएगा। स्पीयरमैन का जो है द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का जो दिया है। आगे देखते हैं। जब कभी एक व्यक्ति परस्पर विरोधी आवश्यकताओं, इच्छाओं, अभिप्रेरक मांगों के बीच चयन करना पड़ता है, तो क्या होता है। सिंपल सी, दो कोई विरोधी है, जैसे आपको अभी खाना खाना है या नहीं खाना है, दो चीजों में क्या हो गया, द्वंद्व हो गया। दो विरोधी आवश्यकताएं हैं, दो विरोधी इच्छाएं हैं, मांग है। जैसे आप करियर में कोई वर्ग दो का इतना बड़ा सिलेबस आ गया, अब आपके अंदर द्वंद्व आ गया कि फॉर्म भरें, यस, या फॉर्म ना भरें। अब क्या आ गया, दो विपरीत विरोधी इच्छाएं हैं आपकी कि नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, एक प्रकार का डायलेमा या कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा, द्वंद्व। ये स्थिति बनती है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल जो है रह सकते हैं। कोई व्यक्ति है, मान लो कह रहा है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, लेकिन फिर अकेला रहने में मुझे जो है दोस्तों की कमी फील होती है, दोस्तों की कमी लगती है एक तरफ, और अकेला भी रहना चाहता है, तो द्वंद्व हो गया ना। और विपरीत भी है दोनों एक दूसरे के, तो ये द्वंद्व का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं। कौन सी आवश्यकताएं जो हैं वो उच्च स्तरीय आवश्यकताओं के रूप में जाना जाता है। इसमें बौद्धिक उपलब्धि होनी चाहिए, सौंदर्य की प्रशंसा और आत्म प्राप्ति। तो क्या जो है हमें चाहिए होता है जीवन में, तो अस्तित्व, बिल्कुल हमें अस्तित्व एक आवश्यकता ऐसी है उच्च स्तरीय है व्यक्ति की, जिसमें वो चाहता है कि हमारी बौद्धिक उपलब्धि हो, सौंदर्य प्रशंसा हो, आत्म सेल्फ इक्वेलिज्म जो एक्चुअलिज्म हो, आत्म प्राप्ति, ये तीनों चीजें हैं, तो ये इसको बोला जाता है एंटाइटी नीड। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण, जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा जो है सबसे ज्यादा जो बताया है मानवतावादी दृष्टिकोण, वो मोस्लो ने बताया है। तो ये जो है इसका पूरे व्यक्ति के बारे में बताया है कि पूरे व्यक्ति का अध्ययन अपने इन्होंने स्टडी में किया है। अभिप्रेरणा का मानवतावादी दृष्टिकोण का सिद्धांतकार आपको याद कर लेना है कौन है, मैस्लो है। हालांकि इन्होंने मनुष्य की आवश्यकताएं भी बताई हैं कि जीवन में आवश्यकताएं मनुष्य की बहुत सारी रहती हैं, उनकी क्रम बताया है, 5 क्रम होते हैं। और ये मैंने पुरानी वीडियो में 2-3 बार चर्चा कर ली है, तो आई थिंक इसको बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे द्वारा नैतिक विकास, अच्छा जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का जो दिया है, और नैतिक विकास का भी एक ऐसा सिद्धांत दिया है जिसमें 2 चरण बताए हैं कि पुरस्कार और दंड जो है विकास को प्रभावित करते हैं। एक चीज आप देखिए, 2 इन्होंने चरण बताए हैं। एक चरण बताया है कि विषम नैतिकता, विषम नैतिकता। एक है आपका स्वायत्त, स्वायत्त इंग्लिश में इसको देखेंगे, विषम को बोलते हैं हेट्रो, हेट्रोनोमी। स्वायत्त कोई है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑटोनोमी बोलते हैं, ऑटोनोमी। और विषम मतलब होता है जब छोटा बच्चा होता है 5 से 9 साल का, अब वो हर काम इसलिए करता है कि कोई दंड मिले तो वो नहीं करता, पुरस्कार मिले तो करता है, और कोई माता पिता ने कोई बात बोल दी उसे ही सही मानता है। माता पिता शिक्षक, वो कहते हैं शिक्षा के मात बड़ों की बात हमेशा ही सही होती है। लेकिन जब ऑटोनॉमी आ जाएगी, तो वो जो नियम बनाए हैं इस संसार ने, उस नियम के पीछे जो इरादे हैं वो समझने लगता है, और ये भी जानने लगता है कि कोई भी व्यक्ति गलत भी बोल सकता है ना। तो निर्णय जो है, अपने निर्णय लेने के पहले जो है वो उसके पीछे का दृष्टिकोण समझने लगता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो दंड की बात कहाँ है कि दंड को नैतिक विकास नियंत्रित करता है, मतलब दंड देंगे तो वो काम नहीं करना, जिस काम में पुरस्कार मिलता है, प्रशंसा मिलती है, वो उसके लिए नैतिक है। इसको हेट्रोट्रॉपी कहेंगे, हेट्रोनॉमी। तो ये इसका सही उत्तर है आपका हेट्रोनॉमी। और अथॉरिटी मतलब अधिकार, अधिकार वो मानता है। नैतिकता तो उसमें आएगा बड़ी, जब वो स्वायत्ता वाले स्तर पर आएगा। यहाँ बच्चा कब आएगा, जब 10 साल से अधिक बच्चा होगा तब वो ऑटोनॉमी की स्टेज में आएगा। आई होप जो है दोनों क्लियर हो गया होगा। ये 2 अवस्थाएं हैं, आपको याद कर लेनी है।
आगे देखते हैं। हालांकि देखिए इंग्लिश वर्ड याद करना बहुत जरूरी है। यहाँ परायत्ता लिखा है, परायत्ता मतलब विषम, इसको विषम नैतिकता कहते हैं। आगे देखते हैं। वर्णिक एक जो है मनोवैज्ञानिक है कि भाषा वैकल्य, जो डिस्फेजिया आपको पता है भाषा सीखने में क्या होती है, कठिनाई होती है, डिस्फेजिया कहते हैं। तो डिस्फेजिया को किससे संबंधित है, तो ये रिसेप्टिव कहलाता है, यानी भाषा ग्रहण करने से संबंधित जो है कठिनाइयां होती हैं, उसी को हम डिस्फेजिया कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। रीमा बौद्धिक रूप से एक होशियार है, मेधावी छात्र है। कौन सी विशेषता प्रदर्शित की जाएगी, कौन सी विशेषता है जो ये बताती है कि वो बहुत होशियार है, इंटेलेक्चुअल जो है, ब्राइट स्टूडेंट है। तो वो एक सेल्फ डायरेक्टेड है और सेल्फ असेसमेंट कर लेती है, तो बिल्कुल यही से सही हो जाएगा आपका। स्वनिर्देशित होना एक बहुत बड़ी बात है कि हमें किसी के बताने की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद में कंट्रोल हैं, खुद को डायरेक्शन दे सकते हैं और सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, क्या सुधार की आवश्यकता है ना। और बाकी जो है उतने सही उत्तर नहीं है। प्रश्न ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। कौन सी शिक्षण रणनीति स्वेच्छाचारी शिक्षण रणनीति से संबंधित नहीं है। स्वेच्छाचारी मतलब अपनी इच्छा के आधारित। कोई जब शिक्षक शिक्षक की सबसे ज्यादा उसमें चलती है, मतलब उसका निर्णय, उसकी आज्ञा का पालन करें और बच्चे केवल सुने, उसमें टीचर ही सबसे कहे, इंपॉर्टेंट रहता है, उसे स्वेच्छाकारी शिक्षण रणनीति कहलाती है। और इसी में जो है शिक्षक क्या करता है, कक्षा में सख्त अनुशासन रखता है ना, सख्त अनुशासन, छात्रों पर उसका पूर्ण नियंत्रण। तो ये स्वेच्छाचारी रणनीति है। तो व्याख्यान विधि में एक शायद हो सकता है थोड़ा बहुत, प्रदर्शन में, कहानी में भी, कि बच्चे सुनते हैं केवल, लेकिन जो डिस्कशन है वो उसमें ये विधि नहीं चल सकती कि स्वेच्छाचारी। डिस्कशन में तो बच्चे भाई बोलेंगे, जब तक दो बच्चे आपस में बात नहीं करेंगे डिस्कशन कैसे होगा। डिस्कशन जो है ये इससे संबंधित नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। गार्डनर का पता है आपको, बहुबुद्धि सिद्धांत जो है, अलग अलग बुद्धि पाई जाती है लोगों में। एथलीट जो है मतलब शारीरिक स्तर से संबंधित बुद्धिमत्ता है। तो एथलीट में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता पाई जाएगी, तो उसकी पाई जाएगी बॉडीली काइनेस्थेटिक, या शारीरिक गतिशीलता जो है ये बुद्धि पाई जाएगी। इसका भी याद रख लेना, कई बार सिद्धांत भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। आगे देखते हैं। कौन से बाल विकास का सिद्धांत है के अनुसार निरंतर प्रक्रिया का उदाहरण है। निरंतर मतलब जो है विकास होता रहता है, क्रम, विकास एक क्रम है जो हमेशा होता रहता है बच्चे का। तो पतंग हवाई जहाज में अंतर समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम निरंतर विकास कहेंगे क्या, निरंतर प्रक्रिया, इसको तो नहीं कहेंगे। विप- अन्य भागों की विपरीत रीढ़ की हड्डी पहले विकसित होती है, तो इसको हम इसके अलावा भी और देख लेते हैं। बच्चे पहले बुदबुदाना प्रारंभ करते हैं, फिर एक भाषा को पूरा करते हैं, तो ये ज्यादा सही उत्तर है इसमें। कि बच्चे जो है पहले बैबलिंग करते हैं, फिर धीरे धीरे जो है वो लैंग्वेज के स्तर पर आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो है सही उत्तर ये है, आयोग ने इसी को सही उत्तर माना है। आगे देखते हैं। आज के लिए आपके लिए होमवर्क है कि मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण कब कहलाएगा। छात्रों ने अच्छे अंक हासिल करेंगे, प्रश्न संतुलित हैं, या प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करे, या ऑल ऑफ द अबव। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये कल का प्रश्न है कि कोई बच्चा जो है हमें व्यवसायिक कार्यों में या कोई खतरनाक व्यवसाय में नहीं नियोजित करना है, कौन सा अधिनियम कहता है। तो जो बाल श्रम निषेध अधिनियम है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट, ये ऐसा कहता है। तो ये इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इसका उत्तर जरूर आप कमेंट में दे दें। हमारी सीरीज लगातार चल रही है, ईवीएस अभी थोड़ा घर में दिक्कत है, एक ही वीडियो बना पाता हूँ पर डे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाल विकास को जो है हम इसी को कंटिन्यू करें, क्योंकि हमारी जो ईवीएस है, मुझे शायद लग रहा है कि 44-45 लगभग वीडियो उसकी हो चुकी हैं। तो हम कोशिश करेंगे बाल विकास भी लगभग 30-40 वीडियो तो इसकी हो ही जाए, ताकि हम एक सीरीज में दोनों को आगे बढ़ा सकें। अभी हमारा फोकस इन दोनों में है, और जैसे ये दोनों पूरा होता है तो साथ साथ में हम हिंदी और अन्य विषयों को भी इसमें शामिल कर लेंगे। हिंदी और इंग्लिश भी कर सकते हैं, आप कहेंगे मैथ भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।